नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति की राजस्थान दुर्ग श्रृंखला में आज के इस वीडियो में मैं आपको सैर कराऊंगा राजस्थान के एक ऐसे किले की जो किला पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाता है। मैं आपको सैर करा रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की जो किला राजस्थान के सभी दुर्गों में अजेय दुर्ग माना जाता है, जिस किले को न कभी मुगल जीत पाए न कभी अंग्रेज उस पर हुकूमत कर पाए। राजस्थान का एक ऐसा किला जो जाटों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके बारे में कहते हैं कि तोप के गोले भी जिस किले की बाहरी प्राचीर की मिट्टी में धंस जाते हैं और धंस कर वो गोले पानी के अंदर गिर जाया करते हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान के एक ऐसे किले की सैर मैं आपको करा रहा हूं जो भरतपुर के जाट शासक जाटों का अफलातून कहलाए जाने वाले, जाटों का प्लेटो कहलाए जाने वाले सूरजमल जाट के द्वारा बनाया गया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भरतपुर जिले के भरतपुर किले की, यानी लोहागढ़ किले की। मैं लोहागढ़ किले के ऊपर आज आया हूं और राजस्थान दुर्ग श्रृंखला का हमारा जो 13वां भाग है, उस 13वें भाग के अंदर मैं आपको लोहागढ़ के किले की सैर आज कराने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा गया, आपको जानकारी हो, दुर्ग भरतपुर अडग जिमी, दुर्ग भरतपुर अडग जिमी, हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लऊ करत बखान। विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दुर्ग भरतपुर अडग जिमी, दुर्ग भरतपुर अडग जिमी, हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लऊ करत बखान। ये लऊ लोहागढ़, ये लोहागढ़ का किला आज सूरजमल के तेज को, सूरजमल की वीरता को बखान कर रहा है। भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले पर आज हम बहुत ही विस्तार के साथ में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर जब भी दुर्ग का प्रश्न आता है तो भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का आप हेडिंग लगा दीजिएगा, भरतपुर का लोहागढ़ किला। आपको जानकारी हो, हम बात लोहागढ़ की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? लोहागढ़ की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी हो, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर का किला लोहागढ़। बात लोहागढ़ की जाए तो विद्यार्थियों, कहते हैं कि इस लोहागढ़ के दुर्ग का जो निर्माण हुआ, इस लोहागढ़ के दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो भरतपुर के जाट शासक सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी के अंदर करवाया गया। 1733 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भरतपुर के लोहागढ़ के किले का निर्माण जाटों का प्लेटो, सिनसिनवार प्लेटो और जाटों का अफलातून कहलाए जाने वाले शासक सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। जब मैं लोहागढ़ के किले की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये एक जमीनी दुर्ग है, सपाट जमीन के ऊपर बना हुआ। राजस्थान के जितने स्थल दुर्ग है उनमें सबसे महत्वपूर्ण किला लोहागढ़ का किला माना जाता है। अगर हम स्थल दुर्गों की बात करते हैं तो चाहे वो हनुमानगढ़ का भटनेर हो, चाहे जैसलमेर का सोनारगढ़ हो और चाहे बीकानेर का जूनागढ़ हो, विद्यार्थियों, इन सभी किलों के साथ स्थल दुर्ग की कैटेगरी के अंदर राजस्थान का एक मशहूर किला जो है वो लोहागढ़ का दुर्ग है। लेकिन ये लोहागढ़ का दुर्ग स्थल दुर्ग तो है, लेकिन शुक्ल नीतिकार के अनुसार देखेंगे तो शुक्ल नीतिकार ने जो 9 श्रेणियां बताई उसके अनुसार ये पारीख और पारीद दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी है और ये पारीध दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी है। मैंने राजस्थान के पहले जो दुर्ग का हमारा पहला वीडियो आया था उसमें मैंने शुक्ल नीतिकार के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां समझाई थी। पारीख दुर्ग का मतलब होता है जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो, खाई हो, और पारीद दुर्ग का मतलब जिसके चारों ओर मोटा परकोटा हो, जिसके चारों ओर मोटी दीवार हो। तो कहने का मतलब इस दुर्ग के चारों ओर मोटा परकोटा भी है और इसके चारों ओर खाई भी है। और स्पेशल बात क्या है कि भरतपुर दुर्ग के चारों ओर पानी की खाई, मतलब उस खाई में पानी भरा हुआ है। अभी आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी हो, भरतपुर के लोहागढ़ का किला स्थल दुर्ग की कैटेगरी में तो आता ही है क्योंकि सपाट जमीन पर बना हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये
पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी है और ये पारीध दुर्ग की श्रेणी में भी है। अगर हम भरतपुर के लोहागढ़ के किले की खाई की बात करें तो आपको जानकारी हो, इस दुर्ग के कहते हैं कि एक बाहर की तरफ खाई है और एक अंदर की तरफ खाई है। जो बाहर की तरफ खाई हमें दिखाई देगी वो 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। बाहरी खाई जो है ना, आपको जानकारी हो, हालांकि ये आंकड़े अपने को इतनी गहराई से याद नहीं करने हैं, लेकिन कहते हैं कि बाहरी खाई इसकी जो है वो 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी, ये खाई हमारे को बाहर की तरफ जो है वो दिखाई देगी। लेकिन विद्यार्थियों, भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर अगर हम लोग यहां पर बात करें, कहते हैं कि यहां 2 खाई है और उस 2 खाई में जो अंदरूनी खाई है वो 150 फीट चौड़ी है और लगभग 40 फीट गहरी है। ध्यान दीजिएगा, अंदरूनी जो खाई है, अंदरूनी खाई आपको जानकारी हो, कहते हैं कि वो 150 फीट लगभग जो है वो चौड़ी है और 30 से लेके और 40 फीट लगभग गहरी है। तो ये आंकड़े भी हमारे को मिलते हैं, लेकिन ये गहराई और चौड़ाई के आंकड़े याद नहीं करने, केवल ये समझाने के लिए कि इसके दोनों ओर खाई है, बाहरी खाई और अंदरूनी खाई भरतपुर के लोहागढ़ किले में हम देखते हैं। तो इसलिए ये दुर्ग कौन सी कैटेगरी में आएगा विद्यार्थियों? इसलिए ये दुर्ग पारीख दुर्ग की कैटेगरी में आएगा। और बात इस किले की परिधि की करूं तो इस किले का मोटा परकोटा भी है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। दुर्ग के अंदर 2 प्राचीरें बनी हुई है। कितनी प्राचीरें बनी हुई है? भरतपुर के लोहागढ़ के किले में 2 प्राचीर बनी हुई है। 2 प्राचीर है, जिसके अंदर भीतरी प्राचीर, आपको जानकारी हो, भीतरी जो इसका परकोटा है वो ईंट से बना हुआ, ईंट के पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन जो अंदरूनी परकोटा है वो ईंट और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इस दुर्ग की भीतरी प्राचीर, सॉरी बाहरी प्राचीर जो है, बाहरी प्राचीर और भीतरी प्राचीर, भीतरी प्राचीर ईंट के पत्थरों से बना है और बाहरी प्राचीर, बाहरी परकोटा ईंट और मिट्टी के गारे से बना हुआ है। और जिस पर दुश्मन जब तोप के गोले बरसाता था तो बाहरी परकोटे की मिट्टी में धंस जाया करते थे और बाहर जो खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है वो गोले उसके अंदर धंस जाया करते थे। और इसलिए भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले को कोई भी जीत नहीं पाया, न तो मुगल इस पर हुकूमत कर पाए और न ही आपको जानकारी हो इसको अंग्रेज जीत पाए। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। भरतपुर के लोहागढ़ के किले के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं, आपको ध्यान हो, एक तो इसको हमने पारीख दुर्ग का, क्योंकि बाहरी खाई और अंदरूनी खाई, बाहरी खाई 250 फीट चौड़ी है, 20 फीट गहरी है, अंदरूनी खाई 150 फीट चौड़ी है, 40 फीट गहरी है। और आपको जानकारी हो इस खाई के अंदर भी क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस खाई, जो बाहर की खाई हम देखते हैं ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। आपको यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि इसकी प्राचीर, प्राचीर कह दो, परकोटा कह दो, आपको जानकारी हो दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा हमें भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर देखने को मिलेगा। और जब मैं प्राचीर या परकोटे की बात करता हूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो इस दुर्ग की भीतरी प्राचीर और इस दुर्ग की बाहरी प्राचीर, कहते हैं कि इस दुर्ग की जो भीतरी प्राचीर बनी हुई है, इस भरतपुर के लोहागढ़ के किले की जो भीतरी प्राचीर बनी हुई है वो ईंट के पत्थरों से बनी हुई है, ईंट के पत्थरों से बनी हुई है। और इस किले की जो बाहरी प्राचीर है, इसका जो बाहरी परकोटा है, आपको जानकारी हो ये बाहरी परकोटा किससे बना है? ये बाहरी परकोटा ईंट और मिट्टी के गारे से बना हुआ है, ईंट और मिट्टी के गारे से, कहते हैं कि ईंट और मिट्टी के गारे से बना हुआ है। और आपको जानकारी हो चूंकि बाहरी परकोटा मिट्टी से बना हुआ है तो दुश्मन जब तोप के गोले बरसाता था तो वो तोप के गोले, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि उस मिट्टी के अंदर धंसकर और पानी के अंदर गिर जाया करता था और भीतरी भाग बिल्कुल सुरक्षित रहता था। इस किले की खास बात यही है कि बाहरी प्राचीर ईंट और मिट्टी के गारे से, विशेष रूप से मिट्टी से बना हुआ, तो बाहरी परकोटा विशेष रूप से मिट्टी से बना हुआ है। और इसलिए जो तोप के गोले दुश्मन बरसाता था, आपको जानकारी हो वो तोप के गोले इस मिट्टी के अंदर धंस जाया करते थे और मिट्टी के अंदर धंसकर और वापस पानी में गिर जाया करते थे। कहने का मतलब ये किला दुश्मन के हाथ से सुरक्षित रहता था। और यही कारण है कि राजस्थान के जितने प्रसिद्ध किले हैं
उन पर कोई ना कोई आक्रमण हुए। आक्रमण तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर भी हुआ, लेकिन यह किला ऐसा है, इस किले की सुरक्षा ऐसी है, आज दिन तक कभी कोई मुगल और कभी कोई अंग्रेज भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर अपनी हुकूमत नहीं कर पाए। भरतपुर का लोहागढ़ किला राजस्थान के सभी दुर्गों में अजेय दुर्ग माना जाता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भरतपुर का ये लोहागढ़ का किला राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन सब में, अब देखो आप कोई गली नुक्कड़ का कोई छोटा सा किला निकाल लाओगे तो अलग बात है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े किले हैं वो कभी ना कभी मुगलों की हुकूमत में रहा। आपको ध्यान हो, कुंभलगढ़ भी अजय दुर्ग है, मगर वो एक बार ही सही, पर वो अकबर के सेनापति शाहबाज खान के द्वारा जीता गया। मगर भरतपुर के लोहागढ़ के किले को कोई मुगल और कोई अंग्रेज जीत नहीं पाया। यह किला राजस्थान का नवीनतम दुर्ग भी, जितने दुर्ग हम देखते हैं प्रसिद्ध किलों में, उसमें राजस्थान का यह नवीनतम दुर्ग। आपको ध्यान हो, जितने भी प्रसिद्ध किले राजस्थान के बड़े किले हैं उनमें सबसे नवीनतम दुर्ग हमें भरतपुर का यह लोहागढ़ का किला मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, भरतपुर का यह लोहागढ़ का किला हमें सबसे नवीनतम दुर्ग मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बाहरी परकोटा मिट्टी से बना हुआ, तोप के गोले धंस जाते थे। यह किला एक तरीके से कहते हैं कि कभी किसी के द्वारा जीता नहीं गया। तोप के गोले जो मिट्टी में धंसते थे पानी में वापस गिर जाते थे। यह किला अजय दुर्ग रहा। यहां पर लॉर्ड लेक के आक्रमण की चर्चा भी करूंगा, लेकिन अंग्रेज भी कहते हैं कि लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाए। तो कहने का मतलब यह है कि यह किला अजय दुर्ग है, यह किला राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, और इस दुर्ग को हम कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी, क्योंकि पूर्व के अंदर है ना, पूर्वी राजस्थान में, तो यह किला पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाता है। आपको ध्यान हो, यह किला राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसे पूर्वी सीमा का हम प्रहरी मानते हैं। पूर्व के अंदर राजपुतानी की रक्षा करने वाला राजस्थान का यह किला भरतपुर है। अब मैं इसके निर्माण पर आ रहा हूं, और अगर भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग के निर्माण की बात करूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भरतपुर के लोहागढ़ के किले के निर्माण की बात अगर की जाए तो राजस्थान के इस अजय दुर्ग लोहागढ़ का निर्माण किसने कराया? इस किले का निर्माण 1733 ईस्वी के अंदर जाटों का प्लेटो, सिनसिनवार प्लेटो, आपको ध्यान हो जाटों के सिनसिनवार गोत्र से संबंध रखते थे सूरजमल जाट, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। सूरजमल जाट ने इस किले का निर्माण कराया। ध्यान दीजिएगा, इस किले का निर्माण किसने कराया? जाटों के प्लेटो और सिनसिनवार प्लेटो के नाम से जाने जाने वाले भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी के अंदर इस किले की नींव रखी गई। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि यह किले का जो मूल निर्माण है वो 8 साल तक चला, लेकिन पूरा निर्माण तो 60 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, 60 साल तक चलता रहा। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि 1733 ईस्वी के अंदर भरतपुर के सूरजमल जाट ने इस किले का एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये किला निर्मित किया गया, मतलब एक तरीके से निर्माण तो छोटा मोटा हो ही गया, लेकिन बाद में 8 साल तक इस किले का निर्माण चलता रहा, और पूरा निर्माण तो 60 साल तक जो है वो कुछ न कुछ इसके अंदर काम होता रहा। तो कहने का मतलब वैसे अगर हमें परीक्षा में आता है कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से वर्ष, तो वर्ष हमें 1733 याद करना है। हालांकि 8 साल तक इस किले का निर्माण जो है वो चलता रहा, और 60 साल के अंदर पूरा जो है वो निर्माण चला। विद्यार्थियों में बताना चाह रहा हूं कि ये सूरजमल जाट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जाटों का प्लेटो, आपको जानकारी हो जाटों का प्लेटो कहते हैं, इसे सिनसिनवार प्लेटो भी कहते हैं, क्योंकि जाटों के सिनसिनवार गोत्र से ये संबंध रखते थे। भरतपुर साइड के अंदर ये सिनसिनवार गोत्र वहां पर आपको मिलेगा। तो सिनसिनवार गोत्र, आपको जानकारी हो, सिनसिनवार प्लेटो भी हम सूरजमल जाट को कहते हैं। और इसके अलावा जाटों का अफलातून शासक कहते हैं, अफलातून शासक के नाम से भी इस सूरजमल जाट को हम जानते हैं। तो जाटों का प्लेटो कहते हैं, सिनसिनवार प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून शासक कहते हैं सूरजमल जाट। उस सूरजमल जाट ने इस किले का, आपको जानकारी हो, इस किले का निर्माण जो है वो करवाया। आपको जानकारी हो, महाराजा सूरजमल जाट, उन्होंने जब इस किले का निर्माण करवाया तो इस किले का नाम क्या रखा? भरतपुर दुर्ग। और इसके चारों ओर जो नगर बना
उस नगर का नाम था भरतपुर। अब ये भरतपुर दुर्ग, इसका बेसिकली नाम है भरतपुर दुर्ग, और इस किले के चारों ओर जो नगर है उस नगर को हम किस नाम से जानते हैं? उस नगर को हम जानते हैं भरतपुर नगर के नाम से। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इस किले का मूल नाम भरतपुर दुर्ग और इस किले के चारों ओर जो नगर बसा उस नगर का नाम है भरतपुर नगर। बाकी क्योंकि लोहे के समान मिट्टी, वैसे लोहे के लोहागढ़ इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दीवार लोहे की है, इसकी जो बाहरी दीवार मिट्टी की है ना, उसमें तोप के गोले धस जाते हैं, लेकिन इस किले का भीतरी भाग सुरक्षित रहता था। तो कहने का मतलब वो मिट्टी भी लोहे की भांति दृढ़ थी, इसलिए किला धीरे धीरे लोहागढ़ के नाम से विख्यात हो गया। अजय दुर्ग राजस्थान का पूर्वी सीमा का प्रहरी है, लेकिन मूल नाम क्या है इस किले का? भरतपुर दुर्ग, और इसके चारों ओर नगर भरतपुर। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे भरतपुर दुर्ग ये नाम क्यों रखा? बहुत सारी जो किंवदंतियां है, जो दंत कथा है, जो जनश्रुतियां है, वो जनश्रुतियां तो ये कहती है कि इस किले का नाम भरतपुर भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर है। जनश्रुतियां ये कहती है, किंवदंतियां ये कहती है कि इस किले का नाम जो भरतपुर रखा गया वो भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर रखा गया। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार क्या कहते हैं? देखो, हमें इतिहासकारों की बात तो सुननी पड़ेगी क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि इस किले का नाम भरतपुर इसलिए रखा गया क्योंकि भरतपुर की जो जमीन थी वो नीची थी, और इसलिए जब इस किले का निर्माण हुआ तो मिट्टी का भरत भरा गया, और मिट्टी का भरत भरा गया, इसलिए आपको जानकारी हो इस किले का नाम भरतपुर पड़ गया। मैंने क्या कहा? जनश्रुति कहती है कि इस किले का नाम भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर पड़ा, पर इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं कि इस किले, आपको ध्यान हो, भरतपुर की जो जमीन थी वो नीची थी, और इसलिए जमीन को लेवल करने के लिए मिट्टी का भरत भरा गया, और मिट्टी का भरत भरा गया, इसलिए इस किले का नाम क्या पड़ गया? भरतपुर पड़ गया। तो कहने का मतलब इस किले को भरतपुर क्यों कहते हैं, इस नगर को भरतपुर क्यों कहते हैं, इसके पीछे दो मत है। जनश्रुतियां कहती है राजा भरत के नाम पर, राम के छोटे भाई भरत के नाम पर, आपको ध्यान हो, अयोध्या राजकुमार भरत के नाम पर। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इस किले की जमीन, इस भरतपुर नगरी की जमीन नीची थी, और इसलिए लेवलिंग करने के लिए मिट्टी के भरत को भरा गया, और इसलिए इस किले का नाम क्या पड़ गया? भरतपुर पड़ गया। आपको जानकारी हो, भरतपुर के बारे में कहते हैं कि ये भरतपुर नाम, और धीरे धीरे इस किले का नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़, क्योंकि अजय दुर्ग था, और मिट्टी भी लोहे की भांति दृढ़ थी। बाहरी परकोटा जो ईंट और मिट्टी के गारे से बना हुआ है, और वो तोप के गोले मिट्टी में धंस जाते थे, इस किले का भीतरी भाग सुरक्षित रहता था, और इसलिए कहावत चल पड़ी लोहागढ़ के बारे में, भरतपुर के किले के बारे में। और कहावत क्या चली? दुर्ग भरतपुर अडग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लऊ करत बखान। ये कहावत भरतपुर के इस लोहागढ़ के इस दुर्ग के ऊपर चल पड़ी। विद्यार्थियों, मैं भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चल रहा हूं। ये लोहागढ़ का किला जिस स्थान पर बना, आपको बताना चाह रहा हूं, ये किले का निर्माण जहां पर बना वहां खेमकरण जाट की एक छोटी सी गढ़ी हुआ करती थी, और उस कच्ची गढ़ी को अब कहते थे चौबुर्जा। ये किला, भरतपुर का लोहागढ़ किला जिस स्थान पर बना है ना, वहां खेमकरण जाट की एक गढ़ी हुआ करती थी, कच्ची गढ़ी हुआ करती थी, मतलब छोटी सी किल्ली हुआ करती थी, उसकी किला नहीं किल्ली हुआ करती थी, और उस किल्ली को कहते थे, आपको जानकारी हो, उसको कहते थे चौबुर्जा गढ़ी। लेकिन और वो चौबुर्जा गढ़ी खेमकरण जाट की गढ़ी तो थी, मगर वो खेमकरण जाट ने उसको स्थापित नहीं किया था। कहते हैं कि खेमकरण जाट के पिता थे रुस्तम जाट, उन्होंने 1700 ईस्वी के अंदर उसकी स्थापना की थी, उस चौबुर्जा गढ़ी की स्थापना की थी। ये बात ध्यान देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहागढ़ का किला जिस स्थान पर बना, इस स्थान पर पहले क्या था? इस स्थान पर पहले खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी। मतलब जिस समय लोहागढ़ का किला बन रहा था ना, उस समय यहां पर खेमकरण जाट का आधिपत्य होता था, या यूं कहूं कि खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी। तो इस स्थान पर पहले खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी, जिसे क्या कहते थे? जिसे चौबुर्जा कहते थे। जिसे क्या कहते थे? जिसे चौबुर्जा कहते थे। चौबुर्जा, जिसे चौबुर्जा कहते थे।
और इसकी स्थापना किसने की थी? आपको जानकारी हो, इस चौबुर्जा की स्थापना या इसकी कच्ची गढ़ी को किसने बनाया था? आपको जानकारी हो, ये बनाया था खेमकरण जाट के पिता रुस्तम जाट ने 1700 ईस्वी में। खेमकरण के पिता, और खेमकरण के पिता का नाम था रुस्तम जाट। कहते हैं ये इतिहासकार, ऐसा मानते हैं कि रुस्तम जाट की बनाई हुई जो चौबुर्जा गढ़ी थी उसी स्थान पर भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ। खेमकरण के पिता रुस्तम जाट ने 1700 ईस्वी के अंदर की थी। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है कि इस स्थान पर खेमकरण जाट की एक छोटी सी गढ़ी हुआ करती थी, कच्ची गढ़ी हुआ करती थी, और जिसको चौबुर्जा कहते थे। और उस चौबुर्जा को स्थापित किया था खेमकरण जाट के पिता रुस्तम जाट ने। और उस समय जब ये लोहागढ़ किला बना तब खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी, और वहीं पर सूरजमल जाट ने बनाया भरतपुर का ये बहुत ही ख्यातनाम किला लोहागढ़ दुर्ग। आपको जानकारी हो, जब लोहागढ़ के किले की बात करता हूं तो मैंने एक बात आपको और भी बताई कि इसकी बाहरी जो खाई है उस खाई के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसकी जो बाहर की खाई है उस खाई के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब उस खाई के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी लाया कहां से गया? आपको जानकारी हो, कहते हैं कि रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से, रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से सुजान गंगा नहर निकालकर ये पानी लाया जाता है, और सुजान गंगा नहर से इस खाई के अंदर पानी की आपूर्ति होती है। जरा ध्यान दें, आपको जानकारी हो, खाई में जो पानी आता है, रूपारेल या लोहागढ़ के किले में जो पानी आता है, वो पानी लोहागढ़ के किले में कहां से आता है? रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से। रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से एक नहर निकाली गई, और उस नहर का नाम क्या था? सुजान गंगा नहर। और सुजान गंगा नहर को निकालकर और खाई के अंदर पानी लाया गया। आपको महत्वपूर्ण बात पता हो कि रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से सुजान गंगा नहर को निकालकर पानी को जो है वो लाया गया, और आज भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर ये सुजान गंगा जो नहर है, आपको ध्यान हो, यहां से लोहागढ़ के अंदर एक तरीके से पानी की आपूर्ति होती है। तो रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से क्योंकि दुर्ग के चारों ओर आपको जानकारी हो, जो बाहरी खाई है, गहरी खाई खोदकर उसके अंदर पानी को भरा गया, और इसलिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिट्टी की दीवार से इतनी पुख्त सुरक्षा देने के कारण एक कहावत चल पड़ी कि जाट मिट्टी की सुरक्षा से भी, मिट्टी से भी सुरक्षा के उपाय खोज लेते हैं। जाट जो है ना, मिट्टी से भी सुरक्षा के उपाय खोज लेते हैं। ये कहावत इसी कारण चल पड़ी। आपको ध्यान हो, एक कहावत इसके पीछे, इस खाई, बाहरी खाई के अंदर जो पानी भरा गया, रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम से सुजान गंगा नहर निकालकर पानी लाया गया। लोहागढ़ के अंदर ये सुजान गंगा नहर पानी की आपूर्ति करता है, और चारों तरफ मिट्टी का परकोटा है, और मिट्टी लोहागढ़ के किले को सुरक्षा दे रही है। इस कारण से कहावत चल पड़ी कि जाट मिट्टी से भी सुरक्षा के उपायों को खोज लेता है। ये कहावत इसी कारण राजस्थान के अंदर लोकप्रिय हो गई। और आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में और कोई किला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां मिट्टी का परकोटा हो। ये राजस्थान का एकमात्र किला कहूंगा जिसका परकोटा किससे बना हुआ है? मिट्टी का, मतलब पूरा परकोटा। एकमात्र दुर्ग जिसका मैं ये कह सकता हूं, एकमात्र किला जहां बाहरी परकोटा किससे बना हुआ? पूरा मिट्टी से, ईंट और मिट्टी के गारे से। तो एकमात्र का किला जहां बाहरी परकोटा मिट्टी से बना हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसका कारण ये कि आप देख लीजिए, एक तो इस किले के चारों ओर मिट्टी का परकोटा है, दूसरा इस किले की बाहरी खाई है, उस खाई के अंदर बाणगंगा रूपारेल के संगम से पानी लाकर खाई में पानी भर दिया, तो मिट्टी पर तोप का गोला जाकर गिरता था, वो धंस जाता था, बाद में उस पानी में गिर जाता था। तो इसलिए मिट्टी से और खाई के पानी से सुरक्षा भरतपुर के भीतरी दुर्ग को मिलती थी। भरतपुर का बाहरी जो परकोटा है वही उन गोलों को सहन करके और पानी में गिरा देता था, अंदर का किला सुरक्षित। और इसलिए कहावत चल पड़ी कि जाट तो मिट्टी से भी सुरक्षा के उपायों को खोज लिया करता है। तो ये भी बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं थोड़ा सा और भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर आपको
आगे ले चल रहा हूं, भरतपुर के लोहागढ़ के किले की बात होती है तो यहां एक महत्वपूर्ण बात इस किले के 2 दरवाजों की होती है। उत्तरी द्वार जिसको अष्ट धातु द्वार कहते हैं और दक्षिणी द्वार जिसको लोहिया द्वार कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात इस किले के बारे में कर रहा हूं, आपको जानकारी हो इस किले का उत्तरी द्वार क्या कहलाता है, अष्ट धातु द्वार। इस किले का उत्तरी द्वार क्या कहलाता है, अष्ट धातु द्वार। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान देना। इस किले का उत्तरी द्वार क्या कहलाता है, अष्ट धातु द्वार। अष्ट धातु मतलब एक तरीके से कहूंगा 8 धातुओं का बना हुआ, और मानने वाले मानते हैं कि इसमें सोना भी है और इसीलिए आपको ध्यान हो इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर जाली लगा रखी है आज की तारीख में। तो कहने का मतलब इस किले का जो उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु द्वार के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकारी हो एक भव्य, एक सुदृढ़, एक कलात्मक अष्ट धातु का द्वार। क्या अष्ट धातु का द्वार मूल रूप से भरतपुर के लोहागढ़ के किले का था? नहीं। क्या ये सूरजमल जाट ने बनवाया? नहीं। तो क्या कोई भरतपुर का राजा उसने इसका निर्माण करवाया? नहीं। तो फिर ये कहां से आया? अष्ट धातु के द्वार की बात करें तो कहते हैं भरतपुर के जाट महाराजा थे जवाहर सिंह, और जवाहर सिंह के बारे में अगर चर्चा करूं तो 1765 के अंदर जब दिल्ली के अंदर मुगलों के भारी खजाने को लूटा तो आपको जानकारी हो ऐतिहासिक लाल किले से, लाल किले में ये लगा हुआ था अष्ट धातु द्वार, और उसको वहां से खोल करके लेकर आ गए भरतपुर के लोहागढ़ किला। तो दिल्ली के लाल किले में फिर कहां से लगा? दिल्ली के लाल किले में यह अष्ट धातु द्वार लगा चित्तौड़ का जब पहला साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर गया। कालांतर में जब दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया तो दिल्ली के लाल किले के अंदर यह लग गया, और भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर इसको लाए जवाहर सिंह। आपको यह महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो 1765 के अंदर अष्ट धातु द्वार। अष्ट धातु द्वार मतलब 8 धातुओं से बना है, और सोना भी है उसके अंदर, इसलिए इसकी सुरक्षा होती है चारों तरफ जाली लगाकर। आपको ध्यान हो 1765 की घटना है। 1765 के अंदर भरतपुर के जवाहर सिंह, जो यहाँ के शासक थे जवाहर सिंह, ये जवाहर सिंह आपको जानकारी हो ये दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से इसको लेकर आए थे। दिल्ली के लाल किले से इसको खोलकर और लेकर आए थे। दिल्ली के लाल किले से खोलकर लेकर आए जब जवाहर सिंह ने मुगलों के शाही खजाने को लूटा। आपको ध्यान हो मुगलों के शाही खजाने की लूट जब भरतपुर के शासक जवाहर सिंह ने मचाई, मुगलों के शाही खजाने को 1765 के अंदर जब जाट शासक जवाहर सिंह ने लूटा तो दिल्ली के लाल किले से खोलकर इस कलात्मक भव्य सुदृढ़ दरवाजे को, आपको जानकारी हो एक सुदृढ़ दरवाजा, एक भव्य दरवाजा, एक कलात्मक दरवाजा और 8 धातुओं से बना हुआ, इसलिए 8 धातु का द्वार। आपको जानकारी हो अष्ट धातु द्वार। और जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली के लाल किले से मुगलों के खजाने को जब लूटते हैं तो इस अष्ट धातु द्वार को वहां लेकर आते हैं। लेकिन दिल्ली के लाल किले में पहुंचा कैसे, आपको जानकारी हो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ का पहला साका हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी इसे चित्तौड़ से दिल्ली लेकर गया था। अलाउद्दीन खिलजी इसे चित्तौड़ से दिल्ली लेकर गया था। और कालांतर में जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया तो कालांतर में दिल्ली के लाल किले में लगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर ये प्रयोग में लिया गया और दिल्ली के लाल किले से इसको लूट कर कौन लाए? भरतपुर के लोहागढ़ के शासक जवाहर सिंह। ये ध्यान देना, अष्ट धातु का द्वार दिल्ली के लाल किले से कहते हैं कि उतार कर लाया गया। जो मुगलों के शाही खजाने को लूटा था जवाहर सिंह ने, बेसिकली राजस्थान का ही था और राजपुताने की धरा पर वापस आ गया। लेकिन अलग बात है, मूल रूप से ये चित्तौड़ का था, फिर अलाउद्दीन लेकर गया, कालांतर में शाहजहां ने लाल किला बनाया तो वहां लग गया।
और फिर जवाहर सिंह ने कहा कि अब है तो राजपुताने का, चित्तौड़ को क्यों दूंगा, ले तो भरतपुर जाऊंगा। तो भरतपुर के अंदर लाए और फिर लोहागढ़ के किले के अंदर ये जो है वो लग गया, ये अष्ट धातु द्वार का लग गया, ये लोहागढ़ के अंदर लग गया। और उत्तरी द्वार बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, अष्ट धातु द्वार, लेकिन इसका एक दक्षिणी द्वार जिसको कहते हैं लोहिया द्वार, प्रवेश द्वार है इसका, दक्षिणी द्वार इसका कहलाता है लोहिया द्वार। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हमको नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखना है उत्तरी दरवाजा जिसको हम कहते हैं अष्ट धातु द्वार, वो विशेष रूप से आप याद रखें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तरी द्वार अष्ट धातु द्वार जो भव्य, सुदृढ़ और कलात्मक 8 धातु से बना दरवाजा है। 1765 में जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से लेकर आए, जो मूल रूप से चित्तौड़ के किले में था, और अलाउद्दीन 14वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1303 में जब आक्रमण करता है तो वो चित्तौड़ को फतेह करने के बाद जब चित्तौड़ का नाम उससे खिसराबाद कर दिया और फिर अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया, और वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले, तो वहां से वो लेकर चला गया इस दरवाजे को, फिर कहीं दिल्ली में पड़ा रहा और कालांतर में लाल किले में लग गया। और कालांतर में जब लाल किले में लगा तो जवाहर सिंह ने जब मुगलों के शाही खजाने को लूटा तो कहा कि ए बढ़िया दरवाजे तुम पाछो ले जाई, और वो लेकर आ गए। ये भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग के बारे में अपने को विशेष रूप से दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए। आपको जानकारियों में भरतपुर के लोहागढ़ के किले के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 8 विशाल बुर्ज भी है। ये भी महत्वपूर्ण बात अपने को भरतपुर के लोहागढ़ के किले के संदर्भ में ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, 8 विशाल बुर्ज। देखो किलों के अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बुर्ज का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता था। 8 विशाल बुर्ज इसके अंदर हम देखते हैं। और कौन कौन सी बुर्ज है, जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, आपको ध्यान हो भैंसा बुर्ज है, कालिका बुर्ज है, गोकुला बुर्ज है, सिंसिनी बुर्ज है, बागरवाली बुर्ज है, नवल सिंह बुर्ज है। ऐसे करके कितनी बुर्ज है टोटल, 8 बुर्ज। कितनी बुर्ज है, 8। ध्यान देना, कितनी बुर्ज है, 8। कौन कौन सी बुर्ज है, सबसे पहले जैसे जवाहर बुर्ज, जवाहर सिंह के नाम से है ना जवाहर बुर्ज, ये सबसे प्रमुख बुर्ज यही है, जवाहर बुर्ज। आपको ध्यान हो सबसे प्रमुख बुर्ज यही है, जवाहर बुर्ज। इसके अलावा आपको ध्यान हो फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज अभी मैं आपको बताऊंगा 1805 में लॉर्ड लेक का आक्रमण हुआ था और तब भरतपुर जीता था। भरतपुर का लॉर्ड लेक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो 1805 में अंग्रेजों के आक्रमण को विफल करने की ये स्मृति है फतेह बुर्ज। फतेह मतलब अंग्रेजों को जीता। 1805 में अंग्रेजों के आक्रमण को विफल किया था, अभी बताऊंगा उस आक्रमण के बारे में। 1805 में अंग्रेजों के आक्रमण को विफल करने की जो स्मृति है वो इस फतेह बुर्ज के रूप में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा आपको जानकारी हो जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज इंपॉर्टेंट बुर्ज है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो जरा ध्यान दें, जैसे भैंसा बुर्ज है, जैसे कालिका बुर्ज है, जैसे गोकुला बुर्ज है, नवल सिंह बुर्ज है, जैसे बागरवाली बुर्ज है, कितनी बुर्ज हो गई, आपको ध्यान हो जवाहर बुर्ज, भैंसा बुर्ज, कालिका बुर्ज, गोकुला बुर्ज, सिनसिनी बुर्ज। कौन सी बुर्ज है, सिनसिनी, सिनसिनवार प्लेट होते हैं ना, सिनसिनी बुर्ज है। तो टोटल मिलाकर कितनी बुर्ज हो गई, आपको ध्यान हो टोटल मिलाकर कितनी बुर्ज हो गई, 8। जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, भैंसा बुर्ज, कालिका बुर्ज, गोकुला बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और सिनसिनी बुर्ज। 8 बुर्ज यहां पर बड़ी लोकप्रिय है। लेकिन इन 8 बुर्ज के अंदर जवाहर बुर्ज सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बुर्ज कौन सी है, जवाहर बुर्ज है।
और कहते हैं जवाहर बुर्ज के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आपको जानकारी हो, जवाहर सिंह कहते हैं, जवाहर सिंह, आपको जानकारी हो, जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। जवाहर बुर्ज सबसे इंपॉर्टेंट है। जवाहर सिंह दिल्ली में मुगलों के खजाने को लूट कर लाए थे ना, तो जवाहर सिंह जो भरतपुर के जाट शासक थे, उन्होंने दिल्ली विजय जब की, दिल्ली में मुगलों को जब हराया, तो आपको ध्यान हो, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। और आप जब इस जवाहर बुर्ज वाले क्षेत्र में जाएंगे, इस जवाहर बुर्ज के पास में कहते हैं एक लोहे का स्तंभ भी है, यहां पर लोह स्तंभ, जैसे दिल्ली में आप देखते हो ना मेहरौली का स्तंभ, वैसे यहां पर भी एक लोह स्तंभ है। और इस लोह स्तंभ पर भरतपुर के जाट शासकों की वंशावली लिखी हुई है। भरतपुर के जाट शासकों की वंशावली। आपको ध्यान हो, सूरजमल के पिता मदन सिंह और उससे भी पहले उनके पूर्वजों के नाम भी इस पर लिखे हुए हैं, लेकिन अंतिम नाम शासक के रूप में ब्रजेंद्र सिंह का मिलता है। इस पर जो अंतिम नाम है, पहले के नाम पे जाना नहीं है, मदन सिंह से भी पहले उनके वंशज लिखे हुए हैं, लेकिन अंतिम शासक इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ब्रजेंद्र सिंह का नाम हमारे को दिखाई देगा। ब्रजेंद्र सिंह का नाम इस पर लिखा हुआ है। तो जवाहर बुर्ज अपन देखते हैं, उसके पास में आपको जानकारी हो, जवाहर बुर्ज का जो क्षेत्र है वहां पे लोह स्तंभ भी है और उसके ऊपर भरतपुर के जाट शासकों की वंशावली वो हमारे को दिखाई देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले के संदर्भ में। तो कितनी बुर्ज हो गई? 8 बुर्ज। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज सबसे इंपॉर्टेंट है। जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, और फतेह बुर्ज 1805 में अंग्रेजों के आक्रमण को विफल करने की स्मृति में। यानी जवाहर बुर्ज प्रतीक है मुगलों पर विजय का और फतेह बुर्ज प्रतीक है अंग्रेजों पर विजय का। ये दो चीजें अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण की चर्चा भी अब मैं कर रहा हूं। आपको ध्यान हो, वो मसूर आक्रमण किसका था? वो मसूर आक्रमण था अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक का आक्रमण। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान हो, अंग्रेजों के साथ में भरतपुर के लोहागढ़ किले का क्या संघर्ष रहा, अंग्रेजों के साथ में संघर्ष की क्या दास्तान रही, उसके ऊपर अगर चर्चा की जाए, कहते हैं घटना 1805 की है। घटना कब की? 1805 की। 1805 के अंदर अंग्रेजों का और मराठों का जब संघर्ष हुआ, देखिए मैं अंग्रेजों और मराठा संघर्ष पर कभी भारतीय इतिहास में मौका मिलेगा तो बात करूंगा, लेकिन 1805 के अंदर जब यशवंतराव होलकर, या फिर जिनको हम जसवंतराव होलकर कह दो, यशवंत कहो चाहे जसवंत कहो, हम जिस देश में रहते हैं वहां यशोदा और जसोदा एक ही बात है, तो यशवंतराव होलकर कह दो या जसवंतराव होलकर कह दो, वो अंग्रेजों से कहते हैं कि अंग्रेज जब यशवंतराव होलकर के पीछे पड़े तो यशवंतराव होलकर भागता हुआ भरतपुर के लोहागढ़ के किले में आया, और भरतपुर के लोहागढ़ किले के शासक रणजीत सिंह ने, भरतपुर के लोहागढ़ किले के शासक रणजीत सिंह ने शरण प्रदान की यशवंतराव या जसवंतराव होलकर को। तब लॉर्ड लेक उसका पीछा करता हुआ इस भरतपुर के लोहागढ़ के किले तक आ गया, और ब्रिटिश सेना ने कहते हैं कि कहा कि भाई यशवंतराव होलकर हमें सौंप दो, पर रणजीत सिंह ने कहा ये मेरा शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है, और शरणागत की रक्षा तो हम करेंगे। इसलिए फिर ब्रिटिश सेना ने तोप के गोले बरसाए, और ब्रिटिश सेना ने जब तोप के गोले बरसाए तो वो तोप के गोले, ब्रिटिश सेना ने जब तोप के गोले बरसाए तो वो तोप मिट्टी की बाहरी प्राचीर में धंस गए और भीतर से किला पूरा सुरक्षित रहा। आपको ध्यान हो, या तो मिट्टी के अंदर धंस गए और या फिर ये कहूंगा कि वो किले के ऊपर से ही निकल गए। किले के अंदर वो कुछ भी, वो तोप के गोले बिगाड़ नहीं पाए, और 4 महीने, लगभग 3, 4, 5 महीने के लंबे घेरे के बाद आखिरकार लॉर्ड लेक को संधि करनी पड़ी
और किले का घेरा उठाना पड़ा, तब चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब चुका था। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, बात 1805 की है। कब की बात है? 1805 की। और 1805 के अंदर क्या हुआ था? 1805 के अंदर भरतपुर के राजा कौन थे? भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। भरतपुर के राजा 1805 में कौन थे? रणजीत सिंह। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह की बात कर रहा हूं। और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, जिसने किसको शरण दी थी? यशवंतराव होलकर को। मराठा यशवंतराव होलकर, कहते हैं यशवंतराव होलकर। अब यशवंतराव होलकर लिखो चाहे जसवंतराव होलकर का हो। देखो, होलकर है, सिंधिया है, गायकवाड़ है, ये मराठों से ही उपजे। कभी भारतीय इतिहास में मौका मिलेगा तो बताऊंगा इस पे। यशवंतराव होलकर का ये, चाहे जसवंतराव होलकर का ये यशवंतराव होलकर या जसवंतराव होलकर, जिसके पीछे कौन लगे हुए थे? अंग्रेज। क्योंकि उस समय आपको ध्यान हो, अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था 1803 से ही। तो अंग्रेज मराठा युद्ध के अंदर यशवंतराव होलकर जब शिकस्त खा रहा था, तो वो यशवंतराव होलकर कहां आया? भरतपुर के शासक रंजीत सिंह के पास। और रंजीत सिंह ने इसको क्या किया? रंजीत सिंह ने इसको शरण प्रदान की। और इस यशवंतराव होलकर के पीछे कौन पड़े हुए थे? अंग्रेज पड़े हुए थे। और अंग्रेज इसके पीछे पड़े हुए थे। और अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को कहा कि यशवंतराव होलकर हमें सौंप दो। लेकिन रंजीत सिंह ने कहा कि यशवंतराव होलकर तो मेरा शरणागत है और मैं किसी कीमत पर ये यशवंतराव होलकर तो आपको देने वाला हूं नहीं। अब आपको अगर आक्रमण करना है कर लो। तो फिर इस अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, अंग्रेज सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। उस लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और भरतपुर के लोहागढ़ के किले के चारों ओर घेरा डालकर बैठे रहे। यशवंतराव होलकर का पीछा पीछा करते करते अंग्रेज आ गए लोहागढ़ के किले के चारों तरफ घेरा डालकर बैठे रहे। तोप के गोले बरसाते, या तो मिट्टी के अंदर धंस जाते और या किले के ऊपर से बाहर निकल जाते। लेकिन भरतपुर के लोहागढ़ के किले के भीतरी भाग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये भरतपुर के राजा रणजीत सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ये अंग्रेज लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। और तब आपको ध्यान हो, लॉर्ड लेक को मजबूरन लॉर्ड लेक को संधि करनी पड़ी और भरतपुर का घेरा हटाना पड़ा। मजबूरन संधि करके लोहागढ़ पर अंग्रेजी घेरे को हटाना पड़ा। लोहागढ़ के चारों ओर अंग्रेज 4 महीने तक घेरा डालकर बैठे रहे, मगर अंग्रेजी घेरा आखिरकार हटाना पड़ा। अंग्रेजों को अपना जो लोहागढ़ के किले के चारों ओर जो घेरा था वो हटाना पड़ा। इसका मतलब अंग्रेजों की कितनी बेइज्जती हुई, बुरी तरह बेइज्जती हुई अंग्रेजों की। और आपको ध्यान हो, अंग्रेजों की इसी बेइज्जती पर चार्ल्स मेटकॉफ, आपको बताऊं, अंग्रेजों की इसी बेइज्जती पर चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आपने सुना है ना, भारत में जिनको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं और जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बने। चार्ल्स मेटकॉफ भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा, ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब चुका था। ये लाइन अपने आप में इंडिकेट करती है कि अंग्रेजों की कितनी बेइज्जती हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब चुका था। आपको ध्यान हो, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में जब आक्रमण हुआ और अंग्रेजी सेनाएं जब हारी, अंग्रेजी सेनाओं को जब संधि करनी पड़ी, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अंग्रेजी सेनाओं को जब
कहते हैं कि अंग्रेजी सेनाओं को जब हार कर और अपना घेरा हटाना पड़ा, तो चार्ल्स मैटकॉफ ने जो बात कही, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के इस दुर्भाग्यपूर्ण घेरे के अंदर दब चुका था। आपको ध्यान हो, भरतपुर के, कहते हैं कि भरतपुर के जाटों में अगर दूसरे लोग कभी लोहागढ़ के किले को नहीं जीत पाए, लेकिन जो अंदरूनी कलह थी उसके कारण आजादी से पहले जरूर भरतपुर का ये राजघराना आज भी अंदरूनी कलह का शिकार है। उस समय भी था और आज भी है। आज भी भरतपुर के शासक विश्वेंद्र सिंह, और उनके शासक तो नहीं है अब वो सांसद है, लेकिन अगर लोकतंत्र नहीं होता तो शायद शासक होते। आपको ध्यान हो, सांसद भी नहीं, अभी वर्तमान में विश्वेंद्र सिंह विधायक है। अभी वर्तमान में क्या, विश्वेंद्र सिंह विधायक है, पूर्व में सांसद रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि विश्वेंद्र सिंह पहले राजस्थान सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, बाद में सचिन पायलट के खेमे में रहे और उनको जो है हटाया गया। मैं आपको जानकारी हो, कहने का मतलब सांसद रहे, विधायक रहे, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहा हूं कि आज भी उनके घराने में अंदरूनी कलह, और उस समय भी ये अंदरूनी कलह को हम लोग देख सकते हैं। तो ये मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि चार्ल्स मैटकॉफ ने ये बात कही, ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब चुका था। कोई भी आक्रमण करके भरतपुर को जीत नहीं पाया। भरतपुर अगर समस्याओं से गिरा तो अपनी अंदरूनी कलह से ही गिरा है। आपको जानकारी हो, बाकी भरतपुर को कोई भी जीत नहीं पाया, लोहागढ़ के किले को कोई भी जीत नहीं पाया। और विद्यार्थियों, इसीलिए कहते हैं कि एक कहावत जो जाटों की वीरता के बारे में चल पड़ी, जाटों की वीरता के बारे में एक कहावत चल पड़ी, 8 फिरंगी, आपको ध्यान हो, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ध्यान दीजिएगा, 8 फिरंगी 9 गोरा, न लड़े जाट का 2 छोरा, भरतपुर गढ़ है बांको, गोरा हट जा। वो 2 छोरे कहते हैं कि दुर्जन साल और माधो सिंह, जिनकी वीरता के कारण भरतपुर के 2 राजकुमारों दुर्जन साल और माधो सिंह, भरतपुर के 2 जाट छोरों, 2 युवाओं, दुर्जन साल और माधो सिंह की वीरता के कारण जाटों में कहावत चलती है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, भरतपुर गढ़ है बांको, गोरा हट जा। तो कहने का मतलब अब आप देख लीजिए, गोरों के सामने 2 जाटों की वीरता, माधो सिंह और दुर्जन साल की वीरता, किस प्रकार से एक कहावत चल पड़ी। किसी कवि ने कह दिया, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। तो ये मशहूर कहावत भरतपुर के जाटों की वीरता को इंडिकेट करती है। विद्यार्थियों, भरतपुर के लोहागढ़ के किले को कोई भी दुश्मन, चाहे मुगल हो और चाहे अंग्रेज हो, वो फतेह नहीं कर पाया। लेकिन भरतपुर के लोहागढ़ किले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। इस किले का विशेष आकर्षण क्या है? आपको ध्यान हो, इस किले के अंदर विशेष आकर्षण कहूं या इस किले में पर्यटन की चीजें कहूं तो अष्ट धातु द्वार पर बात कर चुका हूं, 8 बुर्जों पर बात कर चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें और आपको बता रहा हूं। इस किले के भीतर कहते हैं कि आपको जानकारी हो, जैसे कोठी खास है, किशोरी महल है, एक लोह स्तंभ है, ये दादी माँ का महल है। कहने का मतलब वजीर की कोठी, कोठी खास, ये बहुत सारी चीजें यहां पर ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर वजीर की कोठी कह दो, किशोरी महल कह दो, दादी महल कह दो, दादी महल ये कह दो। यहां एक जामा मस्जिद भी है। यहां आपको जानकारी हो, भरतपुर की जाटों की कुलदेवी माता राजेश्वरी का मंदिर भी है। माता राजेश्वरी भरतपुर के जाटों की कुलदेवी है। ध्यान दीजिएगा, माता राजेश्वरी को भरतपुर के जाट अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो माता राजेश्वरी का मंदिर, माता राजेश्वरी का मंदिर, वो भी आपको भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बिहारी मंदिर भी है।
बिहारी मंदिर भी है, बिहारी मंदिर वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। रानी लक्ष्मी महल है, रानी लक्ष्मी महल वो भी इस किले के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब रानी लक्ष्मी महल भी है यहां पर, आपको जानकारी हो। इसके अलावा वजीर की कोठी है, बिहारी मंदिर है, बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे कहते हैं कि मोहन जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, दादी माँ का महल है, ठीक है ना, किशोरी महल है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा महल खास है, ये भरतपुर के लोहागढ़ के किले के विशेष आकर्षण में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 8 बुर्जों की चर्चा कर ली, आपको ध्यान हो। मैंने अष्ट धातु द्वार की चर्चा कर ली। मैंने भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर एक लोह स्तंभ की बात कर ली, जिसके ऊपर भरतपुर के जाट राजाओं की वंशावली लिखी हुई है। ये कुछ विशेष आकर्षण भरतपुर के इस लोहागढ़ के किले के भीतर हम देख सकते हैं। और ये बात थी भरतपुर के लोहागढ़ के किले के शासकों की वीरता की कहानी थी, भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अजेय स्वरूप की चर्चा थी। और ये बात थी कि किस तरीके से भरतपुर के लोहागढ़ के किले को मिट्टी के परकोटे से इतना सुरक्षित बना लिया गया कि कहावत चलती है कि जाट तो मिट्टी से भी सुरक्षा के उपायों को खोज लिया करते हैं। तो ये भरतपुर के जाटों की विरासत, राजस्थान का मशहूर लोहागढ़ किले के बारे में मैंने यहां पर चर्चा करी है। उम्मीद करता हूं आपको भरतपुर के लोहागढ़ के किले का ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से पसंद आए तो इसको याद करिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा और कंठस्थ करिएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर राजस्थान के एक और दुर्ग की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।